स्वागत है आपका अपने चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे। और मेरा नाम है बलराम योगी और अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी की। तो जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको थार मरुस्थल के बारे में बताया था, किस प्रकार हमारे भारत में थार मरुस्थल का विस्तार हुआ, और उसी क्रम में अपन आगे की चर्चा करते हैं। तो मैं बताता हूं आपको थार मरुस्थल का विस्तार। पहले मैंने आपको यह बताया था, ये जो थार मरुस्थल है हमारे भारत में और पाकिस्तान में जो चेलिस्तान का मरुस्थल है तथा अरब कंट्रीज में जो कबीर का मरुस्थल है, वो तीनों किसके विस्तार है, सहारा के मरुस्थल के। तो मैं अभी आपको बता रहा हूं थार मरुस्थल का विस्तार। तो इस थार मरुस्थल का विस्तार कैसे हुआ, अपन कुछ देर के लिए मान लेते हैं सहारा के मरुस्थल से 100% क्या बता रहा हूं मैं आपको, जो सहारा का मरुस्थल है उससे अपन ये मान लेते हैं 100% रेत वहां से वायु के द्वारा उड़कर हमारे भारत में आई, और इस 100% रेत में से अरब कंट्रीज को पार करने के बाद में 100% जो रेत बता रहा हूं मैं आपको, इसमें से इस 100% रेत में से 15% पाकिस्तान में चेलिस्तान, मैंने आपको पहले बताया भी था, चेलिस्तान मरुस्थल के रूप में स्थित है। मैंने आपको बताया सारा मरुस्थल से अपन मान ले 100% रेत उड़ के आई, तो 15% किसके पास है, पाकिस्तान के पास। किस मरुस्थल के रूप में, तो आप बताओगे चेलिस्तान मरुस्थल के रूप में। और इधर अपन बात करें भारत की, तो 85% भारत में थार मरुस्थल के रूप में स्थित है। मैंने अभी तक आपको यह बताया, अपन मान ले सहारा के मरुस्थल से 100% रेत उड़ के आई और इसमें से 15% रेत पाकिस्तान में चेलिस्तान मरुस्थल के रूप में स्थित है। और बात करें अपन 85% की, 85% हमारे भारत में थार मरुस्थल के रूप में इस रेत का जमाव हुआ। इसके पश्चात अपन बात करें आगे भारत, अपन को बात किसकी करनी है, भारत वाले रीजन की। तो मैंने अभी तक आपको ये बताया 15% पाकिस्तान में चेलिस्तान मरुस्थल के रूप में ये रेत जमा हो गई। उसके अलावा 85% हमारे भारत में थार मरुस्थल के रूप में ये रेत स्थित है। अब बात करें अपन इस 85% में से क्या हुआ, इस 85% में से क्या हुआ, 8% पंजाब के पास में 8% पंजाब, यहां पे लिखता हूं मैं, पंजाब में कितना प्रतिशत है, पंजाब, तो पंजाब में बताओगे आप 8%। उसके अलावा हरियाणा में आप बताओगे, हरियाणा में कितना प्रतिशत है, 6%। और बात करें अपन तीसरे नंबर की, राजस्थान, तो आप राजस्थान में कितना प्रतिशत बताओगे, 58%। और उसके बाद में बात करें अपन गुजरात की, तो गुजरात में आप कितना बताओगे, गुजरात में आप बताओगे 13%। तो मैंने अभी तक आपको बताया थार मरुस्थल का विस्तार। 15% रेत पाकिस्तान ने चेलिस्तान मरुस्थल के रूप में अपने चेलिस्तान मरुस्थल के रूप में पाकिस्तान में स्थित है। और बात करें अपन 85% भारत में थार मरुस्थल के रूप में स्थित है। इसमें से 8% पंजाब के पास और 6% हरियाणा के पास, 58% हमारे राजस्थान के पास और 13% गुजरात के पास
स्थित है। अब अपन राजस्थान के संदर्भ में इस थार मरुस्थल के विस्तार की व्याख्या कर रहे हैं, तो अपन अब इस 58 को लेकर चलेंगे। मैंने आपको बताया थार मरुस्थल का विस्तार माना 100% सहारा के मरुस्थल से रेत उड़कर आई, जिसमें से 15% पाकिस्तान में चेलिस्तान मरुस्थल के रूप में पाकिस्तान में स्थित है, और 85% हमारे भारत में थार मरुस्थल के रूप में स्थित है। 85 में से 8% पंजाब के पास, 6% हरियाणा के पास, राजस्थान के पास 58% और गुजरात के पास 13% ये जो रेत का जमाव है यह स्थित है। इसके पश्चात अपन इस 58% को 100% मानकर आगे की चर्चा करते हैं। आप इसको नोट आउट कर सकते हो। इसके पश्चात अपन आगे की बात करते हैं। मैंने आपको बताया पंजाब के पास 8%, हरियाणा के पास 6% और राजस्थान के पास 58% और गुजरात के पास 13% रेत का जमाव स्थित है। इसके पश्चात अपन बात करते हैं राजस्थान की। मैंने आपको राजस्थान में कितने प्रतिशत रेत बताई? 58%। राजस्थान में कितने प्रतिशत रेत बताए आपको? 58% रेत बताए आपको। कहां पे? राजस्थान में। राजस्थान में बताया मैंने आपको 58%। इस 58% को अपन क्या मानेंगे? अभी के लिए अपन क्या मानेंगे? 100%। 58% को अपन अभी के लिए क्या मानेंगे? 100%। तो इस 100% में क्या हुआ? जैसे कि बात करें अपन अरावली की। अरावली कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे फैली हुई है? तो आप क्या बताओगे? सर 9.3% पर ये क्या फैली हुई है? अरावली। इसके पश्चात मैं आपको बता रहा हूं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जिसको मैं पहले आपको पढ़ा भी चुका हूं। अरावली बताया मैंने आपको 9.3%। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग कितने परसेंट पे फैला हुआ है? तो आप बताओगे 6.89%। उसके अलावा अपन बात करें पूर्व के मैदान की। बात अपन किसकी करें? पूर्व के मैदान की। पूर्व का मैदान ये कितने प्रतिशत पे फैला हुआ है? तो आप क्या बताओगे? 23% पर यह पूर्व का मैदान फैला हुआ है। इसके पश्चात अपन आगे की बात करें और अपन बात करें मरुस्थल की। ये मरुस्थल कितने परसेंट क्षेत्रफल पे फैला हुआ है? तो आप क्या बताओगे? सर 61.11% पर हमारा ये जो थार मरुस्थल है ये राजस्थान में फैला हुआ है। अभी मैंने आपको बताया राजस्थान में मतलब 8% पंजाब के पास, 6% हरियाणा के पास, गुजरात के पास थी 58%, राजस्थान के पास थी 58% और राजस्थान के पास मैंने 58% बताई और गुजरात के पास आपको 13% बताया। उसमें से अपन अध्ययन किसका कर रहे हैं? राजस्थान के पास जो 58% रेत थी उसका। तो मैंने आपको बताया इस 58% को आप क्या मानोगे? 100%। इसमें से अरावली का विस्तार कितने क्षेत्रफल पे है? तो आप बताओगे 9.3% क्षेत्रफल पर। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग 6.89% पे बताओगे आप। पूर्व का मैदान 23% पर और मरुस्थल कितने परसेंट पर फैला हुआ है? तो आप बताओगे 61.11%। ये क्या बताया मैंने आपको? क्षेत्रफल ये बताया मैंने आपको क्षेत्रफल। अरावली का क्षेत्रफल कितना है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का, पूर्व का मैदान और मरुस्थल का। और बात करेंगे अपन जनसंख्या की। जनसंख्या कभी कभी डायरेक्ट एग्जामों में ऐसा पूछा जाता है अरावली का क्षेत्रफल कितना है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग या फिर पूर्व का मैदान या फिर आप मरुस्थल का क्षेत्रफल आपसे वो पूछ सकता है। और फिर अपन बात कर रहे हैं जनसंख्या की। तो आप जनसंख्या अरावली में कितने परसेंट बताओगे? आप बताओगे 10%। 10% जो जनसंख्या है वो अरावली वाले रीजन में मतलब अरावली वाले रीजन में निवास करती है। उसके अलावा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में कितने परसेंट जनसंख्या बताओगे आप? 11%। 11%।
उसके अलावा पूर्व के मैदान में आप कितने प्रतिशत जनसंख्या बताओगे? जनसंख्या कितने प्रतिशत बताओगे आप? तो 39%। उसके अलावा इस मरुस्थल वाले रीजन में 40% जनसंख्या निवास करती है। मैंने आपको बताया 100% में से अरावली के पास कितना परसेंट है? 9.3%। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के पास में 6.89%, पूर्व के मैदान में 23 और मरुस्थल में 61.11। और फिर मैंने आपको जनसंख्या के बारे में बताया, अरावली वाले रीजन में 10% जनसंख्या निवास करती है और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में 11%, पूर्व के मैदान में 39% और मरुस्थल में 40% जनसंख्या निवास करती है। आप लोग इस चार्ट को वैसे याद रखना, कौन से अरावली में कितना परसेंट क्षेत्रफल है और जनसंख्या कितनी है, उसके अलावा कितनी जनसंख्या और कितनी क्षेत्रफल है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। इसके पश्चात अपन बात किसकी करेंगे? जो थार मरुस्थल की विशेषताएं हैं, कौन कौन सी इस थार मरुस्थल की विशेषताएं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आप इसको नोट आउट कर सकते हो। इसके पश्चात अपन आगे की बात करते हैं। मैंने आपको अरावली कितने क्षेत्रफल पे फैली हुई है और इस जनसंख्या कितने प्रतिशत यहाँ पे निवास करती है, इसके बारे में, उसके अलावा जितने भी ये 4 भौतिक प्रदेश है, इन सब के बारे में मैंने आपको क्षेत्रफल और जनसंख्या कितनी है इनकी ये बताया है। इसके पश्चात अपन बात किसकी करेंगे? बात करेंगे अपन थार मरुस्थल की। थार मरुस्थल, थार मरुस्थल की विशेषताएं। चर्चा किसकी करेंगे अपन? थार मरुस्थल की जो भी विशेषताएं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो मैं आपको एक एक विशेषता बताता हूं, आप समझने का प्रयास करना। पहले नंबर पे अपन बात करें संसार का। संसार का सर्वाधिक सघन बसा मरुस्थल। मैंने क्या बताया आपको? यह संसार का सर्वाधिक सघन बसा हुआ मरुस्थल है। उसके अलावा सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल। क्या बताया मैंने आपको? सर्वाधिक सघन बसा हुआ मरुस्थल है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल भी ये थार मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ पे 40% जनसंख्या निवास करती है। और बात करें अपन सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल। क्या बताया मैंने आपको? सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल भी यही है। और उसके अलावा अपन बात करें चौथे नंबर पे, तो नेशनल हाईवे कहने का तात्पर्य NH 15 इसी से गुजरता है। क्या बताया मैंने आपको? नेशनल हाईवे कहने का मतलब NH 15 इसी से गुजरता है। और बात करें अपन आगे की, तो बताऊं मैं आपको सम क्या है? एक गांव है, समगांव जैसलमेर। कहां पे स्थित है ये समगांव? जैसलमेर में स्थित है। समगांव एक वनस्पति रहित गांव है। मैंने क्या बताया? एकमात्र ऐसा गांव कौन सा है
जो वनस्पति रहित है। तो आप बताओगे सर समगांव जैसलमेर एक वनस्पति रहित गांव है। उसके अलावा अपन बात करें छठे नंबर पे, तो सर्वाधिक जैव विविधता, विविधता कहने का मतलब हॉटस्पॉट, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। तो मैंने थार मरुस्थल की विशेषताओं में आपको बताया संसार का सर्वाधिक सघन बसा हुआ मरुस्थल कौन सा है, तो आप बताओगे थार मरुस्थल। उसके अलावा मैंने आपको बताया सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, तो यह भी थार मरुस्थल ही है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है, नेशनल हाईवे 15 इसी से गुजरता है। और समगांव जैसलमेर एक वनस्पति रहित गांव है। इसके अलावा यह सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। इसके पश्चात आगे की विशेषताओं के बारे में अपन चर्चा करते हैं। आगे कौन कौन सी इस मरुस्थल की विशेषता है, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो अपन बात करें 7वें नंबर पे, राज्य सरकार ने मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए, राज्य सरकार ने मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए जैसलमेर के कुलधरा गांव में कैक्टस पार्क या इसी को अपन कह सकते हैं नागफणी की स्थापना की। मैंने आपको बताया राज्य सरकार मतलब कहने का मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए हाल ही में क्या हुआ, जैसलमेर जिले का जो कुलधरा गांव है इसमें कैक्टस पार्क, जिसका दूसरा नाम क्या है नागफणी है। कैक्टस पार्क को अपन क्या कह सकते हैं, नागफणी भी कह सकते हैं। इस नागफणी या कैक्टस पार्क की स्थापना की है। और मैं आपको बात बताऊं इस कुलधरा गांव के बारे में, तो ये वैसे तो आपको पता होगा राजस्थान का सबसे डरावना गांव है। उसके अलावा अपन बात करें इसी कुलधरा गांव से दो बातें आपको याद रखनी है। इसी गांव से क्या बताया मैंने, इसी गांव से मछलियों के अवशेष, इसी गांव से दो बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में भी आपसे पूछी जा सकती है। मैंने आपको यह बताया राज्य सरकार ने मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए जैसलमेर के कुलधरा गांव में कैक्टस पार्क या फिर नागफणी की स्थापना की है। फिर मैं आपको क्या बता रहा हूं इस कुलधरा गांव के बारे में, तो इस गांव से मछली के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा इस गांव से और क्या हुआ, डायनासोर, आपने नाम सुना होगा डायनासोर का, डायनासोर के अवशेष भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो मैंने आपको बताया इस थार मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में, राज्य सरकार के द्वारा मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए क्या किया गया, जैसलमेर के कुलधरा गांव में कैक्टस पार्क या फिर नागफणी की स्थापना की गई। उसके अलावा
मैंने आपको बताया इस कुलधरा गांव से मछली के अवशेष भी अपन को प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा अपन को डायनासोर के अवशेष भी इसी गांव से प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात अपन आगे की बात करते हैं। आगे कौन कौन सी बातें इस थार मरुस्थल की विशेषताओं में इंपॉर्टेंट है, तो मैं बात करूं जो अगली विशेषता है, आज से लगभग 500 साल पहले, 500 वर्ष पहले मरुस्थल में आज से लगभग 500 वर्ष पहले मरुस्थल में सरस्वती नदी बहती थी, जिसकी खोज 1896 में C.L. ओल्थम ने की थी। C.L. ओल्थम ने की थी। मैंने अगली विशेषता क्या बताया आपको, आज से लगभग 500 वर्ष पहले इस मरुस्थल वाले रीजन में सरस्वती नदी बहती थी, जिसकी खोज 1896 में किसने की थी, C.L. ओल्थम ने की थी। और बात करें अपन इस सरस्वती नदी की, तो सरस्वती नदी का वर्तमान अवशेष घग्गर नदी है। मैंने आपको बताया इस मरुस्थल वाले रीजन में आज से लगभग 500 साल पहले कौन सी नदी बहती थी, तो सरस्वती नदी बहती थी, जिसकी खोज 1896 में C.L. ओल्थम के द्वारा की गई थी। और इस सरस्वती नदी का वर्तमान स्वरूप कौन सी नदी है, ये बात भी आप ध्यान रखना, कौन सी नदी है, घग्गर नदी। इसके पश्चात अपन आगे बात करेंगे इस थार मरुस्थल में किस प्रकार न्यून दाब का केंद्र विकसित होता है, जिससे हमारे भारत में वर्षा होती है। इन सब विशेषताओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।